हमारे शरीर को जीवित रहने के लिए, एक महान शक्तिशाली बनने के लिए, प्रखर बुद्धि का बनने के लिए और इस शरीर की उस सभी खूबियों को अच्छा बनाने के लिए जिन पदार्थों की आवश्यकता है, क्या आपको पता है उसकी बहुत बड़ी पूर्ति वायु के रूप में होती है। हाँ, आज हम बात करने वाले हैं श्वास कैसे लें। हमारे ऋषि मुनि लंबी गहरी श्वास क्यों लेते थे, श्वास के माध्यम से आहार की पूर्ति कैसे करते थे और श्वास के माध्यम से शरीर को प्राणवान कैसे बनाते थे। एक बहुत ही गहरा और शानदार विषय। तो आइए शुरू करते हैं। विषय है श्वास लेने की विधि और व्यवस्था। हमारे शरीर को जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है उनका बहुत बड़ा भाग वायु द्वारा ही पूरा होता है। हम सब यह सोचते हैं कि श्वास ले रहे हैं, निकल रही है, पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यह श्वास आपके शरीर में बहुत बड़ी ऊर्जा पूर्ति का काम भी कर सकती है। अन्न जल द्वारा ही सब वस्तुएं प्राप्त हो जाती हों ऐसी बात नहीं है। यद्यपि शरीर की आवश्यकता वस्तुओं का एक बड़ा भाग अंदर पहुंचता है, पर सबसे बड़े भाग की पूर्ति नासिका के मार्ग से होती है। हमारे शरीर में जिन पोषक तत्वों की पदार्थों की आवश्यकता होती है उसकी बहुत बड़ी पूर्ति वायु के रूप में नासिका के छिद्रों से होकर के शरीर के अंदर जाती है। आज का विषय आपको हिला कर रख देगा। आज किस विषय में आप जानेंगे हमारे ऋषि मुनि श्वास कैसे लेते थे, श्वास लेने की सही विधि कैसी है, और सचमुच यह जानने के बाद आज आप बहुत ज़्यादा हिलने वाले हैं। तो हमारी बात पर बहुत बारीकी से गौर करिएगा। यह बात छोटे बड़े और बुजुर्ग सब पर समान रूप से लागू होगी। हिलने डुलने की प्रतिक्रिया को ही वायु नहीं समझना चाहिए। वास्तव में वायु एक लोक है जिसमें सृष्टि के संपूर्ण दृश्य पदार्थ सूक्ष्म रूप से भरे रहते हैं, जिसमें सृष्टि के संपूर्ण दृश्य पदार्थ सूक्ष्म रूप में भरे रहते हैं। मतलब वायु कोई एक ऐसी हल्की चीज नहीं है जो सामान्य क्रिया है, बल्कि इस वायु में संपूर्ण लोक में फैली हुई है उसमें सभी पदार्थ सूक्ष्म रूप से विद्यमान है जो निःशुल्क रूप में आपके शरीर के अंदर आते रहते हैं। और वो सभी सूक्ष्म पदार्थ निरंतर ही वायु में भ्रमण भी करते रहते हैं। पौधे बढ़ते हैं और भूमि में वह पदार्थ न होने पर भी अपनी उपयोगी तत्व स्वयं भी बढ़ाते रहते हैं। पौधे निरंतर बढ़ते रहते हैं और बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनके आसपास पोषक तत्व नहीं होने पर भी वो उपयोगी तत्व ले करके और आगे बढ़ते रहते हैं। और समझिए आगे, एक खेत में कई वर्ष लगातार ईख बोया जाए तो उस खेत में इतनी शक्कर पैदा हो जाएगी जितने कि इस खेत के परमाणु में कदापि नहीं पाई जा सकती है। निश्चय ही ईख के पौधे शक्कर की इतनी बड़ी मात्रा जमीन से नहीं वरन हवा से खींचते हैं। आप समझिएगा, यह जो किताब है व्यक्तित्व विकास हेतु उच्च स्तरीय साधनाएं परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखी गई है। इसमें बहुत ही शानदार बात आई है कि यदि किसी खेत में गन्ने को बोया जाए और लगातार उस खेत में गन्ने को बोया जाए तो उसमें ढेरों के ढेरों शक्कर पैदा होगी, पर वह गन्ना उतने पोषक तत्व वहां की मिट्टी में नहीं है, फिर वो खींच लेता है। कहां से? आसमान से वायु से उन पोषक तत्वों को खींच करके शरीर के अंदर ले आता है। मिट्टी में ना होने पर भी वह उन पोषक तत्वों से अपने आप को ऊर्जा से भर लेता है। तो क्यों ना हम सब भी इस विधि को अपना करके अपने शरीर में ऊर्जा को भरने का एक महान काम करें। आइए चलते हैं और आगे की ओर। हम आंखों से भले ही ना देख सकें पर भोजन की बहुत बड़ी मात्रा वायु से लेते हैं। हम सुबह से शाम तक की दिनचर्या में भले ही महसूस ना करें, देख ना पाए, अनुभव ना कर पाए, लेकिन अपने जीव भोजन की बहुत बड़ी मात्रा वायु रूप में नासिका के छिद्रों से होकर शरीर के अंदर लेने का एक महान काम करते हैं। एक मनुष्य को यदि बढ़िया भोजन कराया जाए किंतु खराब हवा में रखा जाए तो वह दुर्बल और बीमार हो जाएगा। आप समझिएगा, यदि किसी व्यक्ति को भरपूर मात्रा में अच्छे पोषक तत्व वाला भोजन दिया जाए पर उसको वैसे स्थान पर रखा जाए जहां पर वायु अशुद्ध है, बेकार है और दूषित है, खराब है, वहां पर वह व्यक्ति बीमार, अस्वस्थ अपने आप ही हो जाएगा।
इसका तात्पर्य यह है कि वायु द्वारा जो खुराक मिलनी चाहिए थी वह उसे नहीं मिली है। हम में से हर एक व्यक्ति जो स्वस्थ रहने का इच्छुक है उसे चाहिए कि स्वच्छ वायु सेवन करने का पूरा ध्यान रखें। आप सुबह से शाम तक की दिनचर्या में इस बात का विशेष ध्यान दीजिए कि आपको स्वच्छ प्राणवायु मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। नहीं मिल पा रही है तो आप अपने आसपास के उन स्थानों पर जाइए जो साफ सुथरी जगह हो, जहां स्वच्छ वायु मिलती है, और लंबी गहरी सांस लेकर के फेफड़े को पूरे खुलने का और बंद होने का मौका दीजिए। उससे आपके पूरा चेस्ट का और ब्रेस्ट का विकास होगा, मन और मस्तिष्क में ताजगी भरी रहेगी। और चलते हैं आगे। हमारा शरीर वायु से निरंतर ऐसे पदार्थ खींचता रहता है जो पाचन शक्ति को ठीक रखे और स्फूर्ति प्रदान करे। प्रतिक्षण वो खींच करके शरीर को अंदर देता रहता है। यदि आप स्वच्छ वायु सेवन करने के संबंध में लापरवाही करते हैं तो निश्चित ही यह पाचन शक्ति और स्फूर्ति के संबंध में लापरवाही होगी। यदि आप स्वच्छ वायु नहीं ले पा रहे हैं, यदि आप खुली जगह पर टहलने नहीं जा पा रहे हैं, या आपको एक ऐसी प्राणवायु ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो उससे निसंदेह आपकी पाचन शक्ति भी कमजोर होगी, शरीर में कमजोरी भी रहेगी और मन भर अनावश्यक थकान भी बनी रहेगी। क्योंकि हमने आपको बताया कि शरीर में जिन पोषक तत्वों के पदार्थों की आवश्यकता है, शरीर निरंतर ही उनको आसमान की वायु से खींचकर शरीर के अंदर देता रहता है। जहां आप रहें, काम करें, सोए, वह स्थान खुला होना चाहिए जहां स्वच्छ वायु अंदर प्रवेश कर सके। आर पर हवा जाने के लिए खिड़कियों दरवाजों की समुचित व्यवस्था हो। कूड़ा कचरा, गंदगी, हानिकारक वस्तुओं का आसपास जमाव न होना चाहिए जिनके संपर्क से हवा विषैली हो जाए, स्वास्थ्य पर विषैला प्रभाव पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए। गहरी श्वास लेने इसलिए आवश्यक है कि हवा शरीर के छोटे छोटे हिस्सों तक पहुंच जाए और फेफड़ों को पूरी कसरत करनी पड़े और रक्त का दौड़ ठीक रहे। रक्त का दौड़ ठीक रखने के लिए, शरीर में ताजगी के लिए, मन में ऊर्जा उत्साह बनाए रखने के लिए, पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए और शरीर के सभी मांसपेशियों का व्यायाम करने के लिए यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप लंबी गहरी श्वास दें। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज का विषय ही श्वास कैसे लें, श्वास की विधि व्यवस्था क्या है। तो आप श्वास लंबी गहरी लें। पहला नियम, अधूरी एवं जल्दी श्वास लेते हैं उनके श्वसन यंत्र का कुछ भाग तो आवश्यकता से अधिक परिश्रम करता है, किंतु अधिकांश अंगों में वायु का प्रवेश नहीं हो पाता है। वे उस लाभ से वंचित रह जाते हैं। नाड़ियों में उत्पन्न उस विष का अच्छी तरह शोधन नहीं हो पाता है, जहां तक बीमारी के केंद्र जमा होने लगते हैं। हम श्वास छोटी लेते हैं, हल्की लेते हैं, उथली लेते हैं। उस स्थिति में हमारे फेफड़े जो पूरे खुलने और बंद होने चाहिए वो नहीं हो पाते हैं। उस स्थिति में फेफड़े का एक छोटा सा भाग तो बहुत परिश्रम करता है और अधिकांश भाग स्थिर रह जाता है, जिससे उसमें अनावश्यक गंदगियों का जमाव होना शुरू हो जाता है और वह इतनी गंदगी पैदा करती है जो दमा, अस्थमा के जैसी खतरनाक बीमारियों के रूप में बन करके उभरती है और हमारे शरीर को खोखला और कमजोर बनाती है। तो श्वास का पहला नियम, लंबी गहरी श्वास लीजिए, स्वच्छ प्राणवायु लीजिए। आप जहां पर रहें, कमरे के दरवाजे खुले रहें जिससे स्वच्छ प्राणवायु अंदर आ सके। और आगे चलते हैं। यह बात ध्यान रखना आवश्यक है कि सदैव मेरुदंड सीधी रखें, सीना उठा हुआ हो और गर्दन ऊंची रहे, क्योंकि सिर झुकाकर बैठने और चलने से अगले भाग पीछे की ओर धंसते हैं। मतलब जहां पर भी आप बैठे, कमर सीधी, मेरुदंड सीधी रहे। इतना ही नहीं, सीना उठा हुआ रहे और गर्दन भी ऊंची रहे, क्योंकि सिर झुका करके बैठने और चलने से अगले भाग पीछे की ओर धंसते हैं। ये जो भाग आप पीछे कर आप झुके रहेंगे, दबेंगे तो श्वास पूरी नहीं आ पाएगी। तो आपकी पाचन शक्ति, आपका मन, मस्तिष्क, आपका शरीर और शरीर के सारे अंदर के ऑर्गन्स कसरत नहीं कर पाएंगे, तो सारे कमजोर होते चले जाएंगे। पिछले भाग की ओर तनते हैं, इससे पेट पर, फेफड़ों पर एक प्रकार का दबाव पड़ता है और उस दबाव के कारण श्वास प्रश्वास क्रिया में बाधा पहुंचती है। इसलिए सदैव सीधे बैठने, सीधे खड़े होने और चलने फिरने का सदैव ही ध्यान रखें। वायु को समस्त शरीर में निर्बाध रूप से फैलने देने के लिए बहुत ही आवश्यक बात हो जाती है। मुंह को बंद रखिए, नाक से श्वास लीजिए,
परमात्मा ने श्वास लेने के लिए ही नासिका बनाई है। उसमें बालों की छलनी लगी हुई है जो गर्द गुबार को छानती है। इसके बाद फेफड़ों तक पहुंचने में जो मंजिल तय करनी पड़ती है, उसमें उसका तापमान ऐसा हो जाता है जिससे फेफड़े को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचती। यदि आप श्वास मुंह से लेंगे तो अनावश्यक गंदगी और वायु का टेम्परेचर अनबैलेंस होकर शरीर पहुंचेगा, जिससे फेफड़ों को अनावश्यक दबाव प्रेशर पहुंचेगा। परंतु जब श्वास नाक से लेते हैं तो स्वच्छ जो रोम छिद्र होते हैं उसका गंदगी को साफ कर देते हैं, और जो श्वास अंदर जाती है वो फेफड़े को पूरा खुलने का और बंद होने का मौका मिलता है, और उसका टेम्परेचर बीच में बिल्कुल एक्यूरेट हो जाता है जितना हमारे शरीर को चाहिए। मुंह में ऐसी सुविधा नहीं है। मुंह द्वारा ली हुई हवा एक साथ बहुत अधिक बिना छनी सरद गर्म होती है, जिससे फेफड़ों तक आघात पहुंचता है और हानि की संभावना अधिक बनी रहती है। इसलिए मुंह से श्वास ने नाक से ले, स्वच्छ कमरे पर रहें, अंदर की हवा बाहर अंदर होती रहे और श्वास लंबी गहरी रहे। शरीर को जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उनका बहुत बड़ा भाग वायु द्वारा पूरा होता है। 4/5 भाग वायु द्वारा पूरा होता है। इसलिए हर व्यक्ति को स्वस्थ वायु सेवन के लिए सदैव ही प्रयत्नशील रहना चाहिए। कारण हमारे फेफड़े छाती के दोनों ओर मधुमक्खियों के छत्ते के समान फैले हुए हैं। यह अनेक कोष्ठ प्रकोष्ठों से विभाजित है। वायु को ग्रहण करना और छोड़ना इसका प्रमुख कार्य है। जिस प्रकार धोखने के खाल के चलने से उसके छेद में होकर हवा निकलती है, उसी प्रकार फेफड़ों की क्रिया द्वारा नाक से श्वास आते जाती है, रक्त को शुद्ध वायु द्वारा होती है और फेफड़ों की अशुद्धता को दूर करने का महान काम करती है। गहरी श्वास लेना फेफड़ों का एक बहुत अच्छा व्यायाम है। दिन भर कठोर काम करने वाले जिनकी श्वास कुछ तेज चलती है उनके अपने फेफड़ों को स्वस्थ और सबल बनाए रहते हैं, किंतु जिनका कार्यक्रम कुर्सी, मेज, गद्दी, तकियों पर काम करने का है उनकी श्वास उथली चलती है। शरीर को कष्ट न देने वाले ऐसे लोग जिन्हें आराम से पड़े रहना पसंद है, उनकी श्वास गहरी कैसे हो सकती है? हल्की श्वास लेने से फेफड़ों का थोड़ा सा भाग ही काम में आता है, शेष भाग निकम्मा और बेकार बैठा रहता है। उस निकम्मे भाग में पानी बढ़ जाना, सूजन हो जाना, गांठ पड़ जाना, फैल जाना, जख्म हो जाना, अकड़ जाना आदि कई प्रकार के रोग होना स्वाभाविक ही है। क्षय और दमा के कीटाणु इन बेकार जगहों में घुस बैठते हैं और धीरे धीरे पनप कर अपना कब्जा जमा लेते हैं। अधूरे फेफड़ों में होकर छनी हुई वायु पूरी तरह शुद्ध नहीं हो पाती है, और यह सब जानते हैं कि अशुद्ध वायु लेना इन सब रोगों की जड़ को न जमने देने और फेफड़ों को बलवान बनाने से रोक लेती है। गहरी श्वास लेने का अभ्यास डालना बहुत अधिक हितकर है। प्रातः काल स्वच्छ और हरियाली युक्त स्थानों में वायु सेवन के लिए जाना फेफड़ों का एक बहुत अच्छा व्यायाम है। सूर्योदय से पूर्व टहलने के लिए चल पड़ना और कम से कम 2 मील जाकर लौटना चाहिए। कमर झुका कर मुर्दे की तरह पांव रखते हुए किसी प्रकार बेगार को भुगतने से अच्छा है कमर को सीधी करके छाती को सीधी तनी हुई रखकर घंटे में कम से कम 4-5 मील की चाल से चलना चाहिए और स्वच्छ लंबी प्राणवायु लेते हुए श्वास को अंदर की ओर लेकर के आना चाहिए। हमेशा श्वास नाक से ही लेनी चाहिए। नाक के बाल द्वारा हवा छनती है और गर्द गुबार नाक के बालों में लगा रह जाता है और तब वह आगे चलती है। श्वास नली में होकर फेफड़े तक जाते जाते उसका तापमान भी बिल्कुल ही बैलेंस हो जाता है। समय एवं स्थान के अभाव के कारण अधिक दूर तक टहलना न हो सके तो कुछ अधिक तेज चाल से सरपट चलना चाहिए, इसे दौड़ना कह सकते हैं। पर बेतहाशा इस प्रकार दौड़ना जिसमें दम फूल जाए लाभप्रद नहीं होगा। 8 मिनट प्रति मील की गति से सरपट चाल दौड़ना ही पर्याप्त है। जब श्वास तेज चलने लगे और शरीर पर पसीना आ जाए तो दौड़ना बंद कर देना चाहिए। दौड़ते समय मुट्ठी बांधकर हाथों को छाती के समान रखा जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया। श्वास लंबी गहरी हो, श्वास खुली जगह में स्वच्छ प्राणवायु कीजिए। श्वास जब कमरा हो वहां पर स्वच्छ प्राणवायु अंदर और बाहर होने की पर्याप्त जगह रहे।
सूर्योदय से पूर्व उठना, सूर्य का ध्यान करना और टहलना एक बहुत अच्छा व्यायाम है। जो लोग उथली श्वास लेते हैं, श्वास कम लेते हैं, गर्दन झुका के बैठे रहते हैं, उनका सीना, फेफड़े कमजोर हो जाते हैं और पाचन शक्ति और मनन संस्थान भी कमजोर होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के पश्चात आज से, अभी से, इसी वक्त से आप लंबी गहरी सांस लेंगे और शरीर के साथ साथ शरीर के सभी पोषक तत्वों को, सभी पदार्थों को मजबूती के साथ शरीर को निरोगी बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। यह जानकारी कैसा लगा कमेंट करिएगा। आप सबको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद।